नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। दोस्तों, आधुनिक इतिहास पूरा पढ़ने के बाद जब हमने पूरी प्लेलिस्ट को एनालिसिस किया तो हमें लगा कि क्यों ना आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए जो एकदम रामबाण साबित हो, इसी आधार पर जो है एक मैराथन क्लास ली जाए जो आधुनिक इतिहास की जितने भी आपके 1885 से लेकर 1947 तक जितना भी घटनाक्रम है क्रमवार डेट बाय डेट आपको बताया जाए, जिससे कि परीक्षा में आपको उससे ज़्यादा हेल्प मिले और आप बहुत अच्छे नंबर जो है गेन करें। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम लोगों को घटनाक्रम याद नहीं रहता क्रम बाय क्रम, क्योंकि आधुनिक इतिहास थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, क्योंकि घटनाओं का कुछ सिलसिला बार इन बार करा हुआ है और इसलिए ज़्यादा बच्चे परेशान इसी चीज़ में रहते हैं कि सर किस तरीके से हम इनको तैयार करें। तो आज मैं आपको तैयार कराने वाला हूँ बहुत एनालिसिस तरीके से करके, बहुत ईजी तरीके से आपको, क्योंकि आप लोगों को एक ही क्लास में ऐसा मिल जाएगा कि आप शायद फिर कभी आधुनिक इतिहास को पूरे को ना पढ़कर इस मैराथन क्लास को ही पूरा देखा करूँ। ठीक है, और ये आपके लिए मैराथन क्लास जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और हेल्पफुल होने के साथ साथ आपके स्कोर को भी और अच्छा करेगी। और अपने स्कोर को अच्छा करने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, और जो चैनल पर पहली बार नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि प्रत्येक नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों चलो, ये सिलसिला चलता रहेगा। आधुनिक इतिहास में हमने जो घटनावार लिए हैं, तो देखिए यह है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, और हमने 1885 से लेकर 1947 तक के घटनाक्रम का बात की है। हमने घटनाक्रम की बात की है यहाँ से, यानी कि 1885 से लेकर 1947 तक की। तो हमने सबसे पहली जो घटना ली है, हम सबसे पहली घटना की बात अगर हम करेंगे तो वो हम बात करेंगे कांग्रेस का गठन। कांग्रेस का गठन बात करने वाले हैं कि क्यों कांग्रेस का गठन किया गया, कौन क्या थे। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को। एक डेट याद रखना है आपको, 28 दिसंबर 1885 को ये हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो इस समय पर इसका नाम जो था वो क्या था, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। इस समय पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। अगर हम बात करते हैं इसका नाम, यानी कि इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो कांग्रेस शब्द जोड़ा, ये शब्द ये किसने जोड़ा, दादा भाई नेरोजी ने ये शब्द जोड़ा। तो ये भी एग्जाम में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कांग्रेस का गठन किया गया 28 दिसंबर 1985 को। भारतीय राष्ट्रीय संघ इसको शुरू में किया गया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दादा भाई नेरोजी ने इसको नाम दिया था। अगर हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष के लिए, यानी कि कांग्रेस का अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, तो अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, रिटायर्ड IAS अधिकारी जो थे, ये वो कौन थे, सिविल प्रशासनिक अधिकारी थे, A.O. ह्यूम जो इसके अध्यक्ष बने। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ पर ही बात करें कि इस समय पर जो गवर्नर थे वो कौन थे, वो थे लॉर्ड, सारी बात बताएंगे, लॉर्ड डफरिन जो थे इस समय पर वायसराय थे। ठीक है भाई, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि प्रथम अधिवेशन, ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन जो किया गया था 1885 में किया गया था। 1885 में बम्बई में किया गया था। ठीक है, और ये ग्वालियर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है भाई, जिसके अध्यक्ष जो थे वो क्या थे, कौन थे अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, WC बनर्जी थे। ठीक है, और 72 प्रतिनिधि इसमें भागीदार थे। ठीक है भाई, 72 प्रतिनिधि इसमें भागीदार थे। एक बार मैं इस चीज़ को देख लेता हूँ कि आपको जो मैं लिखा रहा हूँ ये आपको कहाँ तक दिख रहा है, क्योंकि कैमरे पे हम ही ऑपरेट करते हैं, सब चीज़ हम ही करना है इसमें। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ तक है इसकी कहानी। इसका मतलब अभी तक सारा जो है इतना दिख रहा है। चलिए, इससे नीचे नहीं लिखेंगे, इससे नीचे लिखते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसे बताते हैं क्या था। अब कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्यों कांग्रेस की स्थापना की गई, क्या वो वजह थी कांग्रेस की स्थापना करने की, और क्या ऐसा केस हुआ था क्या। तो देखिए, सबसे पहली बात करते हैं 1857 में
1857 में एक विद्रोह हुआ था जिसे जन विद्रोह भी नाम दिया गया था और जिसे राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से भी जाना गया था। और उसका जो कारण था वह कारण था चरी वाले कारतूस। कारण तो बहुत सारे थे, क्योंकि 1858 में लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी कारण था, किसान वर्ग परेशान था, सैनिक वर्ग परेशान था, मजदूर वर्ग सब परेशान थे, तो सब लोग परेशान थे। बट 31 मई को एक डेट रखी गई थी, ठीक है, 31 मई को सब लोग मिलकर जो है ब्रिटिश सरकार का सामना करेंगे। परंतु कारण ये हुआ कि समय से पहले जो है 1857 का विद्रोह शुरू हुआ और जिसमें हमें सफलता नहीं मिली। वो बात की है। चलो, फिलहाल में अंग्रेज़ों को ये लग रहा था, ब्रिटिश सरकार को ये लग रहा था कि 1858 में उन्होंने भारतीय शासन जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अपने हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में ले लिया था। तो ब्रिटिश सरकार को लग रहा था कि आगे को भविष्य में कोई भी ऐसा आंदोलन ना खड़ा हो, इसके लिए हमें जितने भी भारत के पढ़े लिखे नौजवान युवक हैं उनको एकजुट करके उनको अपने कब्जे में करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इधर भारत में भी कुछ ना कुछ ये चल रहा था। भारत में भी ऐसा लग रहा था कि भारत वालों को लग रहा था कि अपनी बातें ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश क्राउन को पहुंचाने के लिए हम लोग पढ़े लिखे एक संघ का बनाएं, जिससे कि हम उस संघ के रास्ते हम ब्रिटिश कार्यकारिणी में अपने सदस्यों को उतारें, चुनाव लड़ें, विधानसभा में अपने सदस्य उतारें और विधानसभा में सदस्य उतारने के बाद हम अपनी सरकार में दावेदारी करें। कुछ इस तरीके का प्लान चल रहा था। इसी चीज़ को लेकर यानी ब्रिटिश सरकार अपने पक्ष में इस बात को सोच रही थी, भारत के जो पढ़े लिखे नौजवान थे वो अपने इस पक्ष में सोच रहे थे कि हमें इस चीज़ का फ़ायदा होगा। इस बीच से डफरिन और ब्रिटिश सरकार में एक प्रस्ताव हुआ कि ऐसा करते हैं कि भारत में एक भारत वालों को ऑफर दीजिए कि वो जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी पार्टी का गठन करें, जिससे कि उन लोगों की बातें हमारे पास सीधे तरीके से पहुँचें। ब्रिटिश सरकार को यहाँ ये फ़ायदा था कि वह बार बार जो है ना आंदोलन नहीं होने के, फिर क्योंकि जो भी बात होगी फिर पूरा भारत में वह उन्हीं से मिलकर बात होगी, ठीक है, और उन्हीं के थ्रू जो है सरकार को बात आएगी। यानी कि एक माध्यम बना दिया था, मैसेंजर के रूप में वो बनाना चाहते थे। कांग्रेस शब्द का जो अगर मैं बताएं, कांग्रेस शब्द का मतलब होता है पढ़े लिखे लोगों का संघ। कांग्रेस शब्द का मतलब होता है पढ़े लिखे लोगों का संघ। तो चलिए उसी को जोड़कर हम करते हैं, क्योंकि आज हम फुल एनालिसिस नहीं करें। अगर किसी को पूरी जानकारी देखनी है तो चैनल पर प्ले लिस्ट का जो है डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का आपको मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर आधुनिक इतिहास की सारी क्लासें देखिए अगर आपको डिटेल से आधुनिक इतिहास पढ़ना है तो। आज हमारा केवल मैराथन क्लास है, केवल इसलिए कि हम क्विक रिवीजन करें। जो भी UP वीडियो की परीक्षा का री एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं बच्चे, और जो भी आगामी परीक्षा पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं या भिन्न प्रकार की तैयारियाँ कर रहे हैं, उसके लिए क्विक रिवीजन यानी कि सारा आधुनिक इतिहास एक मुट्ठी में करने के लिए हम इस क्लास को लेकर आपके सामने आए हैं। तो ये था हमारा पहली, हम पढ़े 1885 से 1947 तक पढ़ेंगे। हमारा क्या है कि कांग्रेस का गठन हमने सबसे पहले बात करी है, और 28 दिसंबर 1985 को ये बात हुई है। A.O. होम अध्यक्ष थे इसके, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय संघ दिया गया था, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम दिया था, ठीक है दोस्तों। और इस समय पर गवर्नर की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। प्रथम अधिवेशन 1885 मुंबई में हुआ था। ग्वालियर टैंक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था ये, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। फिर दूसरा अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। हमें वो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा, और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। तो पहली घटना हमारी हो चुकी है, आप या तो स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको लिख लीजिए, ठीक है। एक एक घटना की बात करेंगे क्या हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बाद में दूसरी घटना देखते हैं, दूसरी घटना क्या घटी है, दूसरा क्या ऐसा हुआ जो परीक्षा में आपके लिए आ सकता है। वैसे तो हमने क्रमवाही बताई है, इसमें एक आध दो क्लास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम ज़्यादा जिक्र करेंगे भी नहीं, जब हम ज़्यादा जिक्र उस पर करने वाले भी नहीं हैं, ठीक है भैया। तो दूसरा जो हुआ था, हम सीधे जो आते हैं दूसरी घटना पर, वो आते हैं 1903। हम आते हैं 1903 में, हम डेट बाय डेट पढ़ेंगे इसको। 1903 में हुआ था द्वितीय दिल्ली दरबार, ठीक है। द्वितीय दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक है। अब इस समय जो गवर्नर जो थे इस समय पर कौन थे, इस समय पर गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन, ये याद रखना, लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। द्वितीय दिल्ली दरबार बताऊँगा इसके बारे में क्या था। एडवर्ड सप्तम आए थे इंग्लैंड के कौन? एडवर्ड सप्तम। तो इनकी क्या हुई थी? ताजपोशी हुई थी, ताजपोशी, ठीक है भाई, ताजपोशी हुई थी। इसे दिल्ली दरबार द्वितीय कहा गया था। देखिए अगर हम बात करें दिल्ली दरबारों की तो 3 दिल्ली दरबार हुए थे। पहला दिल्ली दरबार जो हुआ था वो 1877 में हुआ था, 1877 में हुआ था, ठीक है भाई। यहाँ पर जो गवर्नर थे, अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर लॉर्ड लिटन थे। कौन थे यहाँ पर गवर्नर? लॉर्ड लिटन। तो महारानी विक्टोरिया को यहाँ पर सम्राज्ञी
घोषित किया गया था, भारत की क्या साम्राज्य घोषित किया गया था, और इन्हें केसरी हिंद की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, तो ये हुआ था 1877 में। पहले लॉर्ड रिटन यहाँ पर थे। दूसरे जो था वो हुआ था 1903 में, और लॉर्ड कर्जन यहाँ पर थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन गवर्नर थे। यहाँ पर कौन आए थे? एडवर्ड सप्तम आए थे, उनकी ताजपोशी हुई थी। और तीसरा दिल्ली दरबार जो हुआ था वो 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में दोस्तों। और इस समय जो थे, इस समय हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर थे। और यहाँ पर जो आए थे, यहाँ पर जॉर्ज पंचम और मैडम मैरी। ठीक है, जॉर्ज पंचम और मैरी आए थे। ठीक है, तो ये थे 3 दिल्ली दरबार। आप इनको भी चाहो तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इन को भी, तीनों को भी नोट कर सकते हो। ये भी आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट हो सकते हैं। तो ये घटना जो थी हमारी, ये थी 1903 वाली घटना। ठीक है, द्वितीय दिल्ली दरबार। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और इंग्लैंड के एडवर्ड टेरी। अब देखिए, कहीं ना कहीं इस समय पर जो था, इस समय पर भारत के लोग जो थे, भारत के लोग कहीं ना कहीं परेशान चल रहे थे, क्योंकि जिस समय पर ब्रिटिश सरकार से लोग आ रहे थे और यहाँ सरकार जो है ताजपोशी के लिए पैसा बर्बाद कर रही थी, उनके ऊपर पैसा खर्च कर रही थी, उसी समय पर जो है देश में जो है अकाल की स्थिति पड़ रही थी, भूखमरी पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, और देश में अकाल जैसी स्थिति का सामना देश कर रहा था। इस चीज़ को लेकर भारत के जो भी मतलब उग्रवादी लोग थे, जो युवा वर्ग थे, वह कांग्रेस से लगातार कह रहे थे, कांग्रेस के व्यक्तियों से, कि आप कुछ तो करिए। 1877 में हुआ, चलो वो तो तुम्हारी बात नहीं थी क्योंकि तुमसे पहले हो गया था। अब तो तुम्हारी एक पार्टी बन गई है, एक पार्टी बन गई है। अब ये बिना फालतू का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, कुछ तो कहिए इनसे। देश में भुखमरी है, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर भी नरम दल वालों केवल विनय और प्रार्थना करके ही काम करते थे कांग्रेस वाले। ठीक है, विनय और प्रार्थना, वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बात सीधे तरीके से ब्रिटिश सरकार से की जाए। इसी चीज़ को लेकर जो है, इसी चीज़ को फ़ायदा लेकर जब क्या हुआ कि लगने लगा, ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगने लगा कि शायद कुछ दल नए तरीके से खड़ा होकर सामने आ रहा है। ठीक है, कोई दल नया सामने होकर खड़ा आ रहा है, और बंगाल जैसे क्षेत्र में जो है वो मुस्लिम बहुल और हिंदू बहुल कहीं ना कहीं एकजुट होकर सामने आ सकते हैं। तो उसी चीज़ को प्रशासनिक कार्यों का हवाला देते हुए, किसका भैया? प्रशासनिक कार्यों का हवाला देते हुए ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 में। तो तीसरी घटना हम जो पढ़ने वाले हैं बंगाल का विभाजन। तो पहले डेट लिख देते हैं। डेट लिखने से पहले जो है थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, जिससे कि आपको जो है ना बड़ा प्योर तरीके से दिखे, बहुत अच्छे से दिखना चाहिए, और जब भी तो मज़ा आएगा आपको, जब अच्छा दिखेगा तो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या हुआ था? 1905। तीसरी घटना जो पढ़ेंगे हम 1905 पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? 1905 पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ। इस घटना को हम बंगाल के विभाजन के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, और ये जुलाई 1905 को किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1905 को। इस समय पर गवर्नर जो थे वो कौन थे? कर्जन थे। कर्जन ने ये सोचा कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम और हिंदू बहुल जो है दोनों एक हो जाएं, मुस्लिम और बहुल दोनों एक हो जाएं, और फिर जो है कहीं ना कहीं फिर 1857 के विद्रोह जैसा जो है एक बड़ा आंदोलन जो है हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए। ठीक है, इस चीज़ को देखकर जो है उसने जो विभाजन किया बंगाल का, वह पूर्व और पश्चिम में किया। पूर्व और पश्चिम में, यानी कि एक बनाया पूर्वी बंगाल और एक बनाया पश्चिम बंगाल। भारत के जो कांग्रेसी वाले लोग थे, कांग्रेस के में भी कौन, जो गर्म दल के लोग थे, जो लग रहा था जिनको कि उग्र हैं, वो युवा वर्ग थी, युवा पीढ़ी थी, उन्होंने सोचा, जब बात करी कर्जन थे कि आप ये बताइए बंगाल विभाजन क्यों हुआ है? सवाल जवाब मांगने का मतलब अधिकार है, तो क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा प्रशासन है, बहुत बड़ा क्षेत्र है बंगाल का, जिसमें कि प्रशासन अच्छे तरीके से नहीं चल रहा था, तो प्रशासनिक कारणों के चलते जो है बंटवारा कर दिया गया। तो कांग्रेस ने इधर से, कांग्रेस के जो गर्म दल के लोग थे, उन्होंने कहा, जो उग्र दल के लोग थे, अभी गर्म दल नाम पढ़ा नहीं है, अभी ये है कि युवा वर्ग थे, तो उनसे एक बात कही गई कि चलिए अगर ऐसा है कि प्रशासन बड़ा हो सकता है, तो इसका बंटवारा उत्तर दक्षिण में भी हो सकता था, उत्तर दक्षिण में हो सकता था। तो युवा वर्ग को यह था कि इन्होंने क्या करना था कि फूट डालो राज करो नीति की बात चल रही थी, कि जब 1857 में फूटे तो उसके बाद में जब अपना होश संभाला फिर एकजुट हुए, तो 1905 में जो है बंगाल का विभाजन कर दिया। और अब लोग जो है दुखी हैं, अपने ही घर की प्रॉब्लम नहीं सुलझेगी तो फिर दूसरे घर में जाकर समझौता नहीं करेंगे। इनका मतलब ये था कि बंगाल में अगर दुख रहेगा तो फिर ये भारत में ब्रिटिश सरकार से कोई हिसाब किताब मांगेंगे ही नहीं। दुखी जनता को इतना कर दो, जब ये नीति है, सरकारों की नीति होती है कि जनता को इतना दुखी कर दो कि दूसरे के से उसके बारे में पूछे ही नहीं, काम के बदले में, विकास के बारे में पूछे नहीं। तो ब्रिटिश सरकार से कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि जब भी होश संभाल कर आती थी भारत की जनता, वो कोई ना कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा कर देते थे। जैसे कि हमारी सरकार में कुछ ना कुछ होता है,
मोटर वाहन अधिनियम, नोटबंदी, ठीक है, कोरोना काल, ठीक है भैया, और जीएसटी, कोरोना काल आया, उसके बाद में अब 2000 का नोट बंद। तो भाई सब तरीके का जो है ना अपना शासन चलाना है, कैसे भी चलाइए, ठीक है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हमको केवल इतना काम करना है, हम लोग स्टूडेंट हैं, केवल हमको इतना काम करना है कि कौन सी घटना के बाद कौन सा आ रहा, हमारे एग्ज़ाम में क्या है। उस समय पर ब्रिटिश सरकार इस तरीके से काम कर रही थी, ठीक है भैया। तो जब हमने बात करी तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई प्रशासनिक कारण है, प्रशासनिक बंगाल विभाजन जो हुआ प्रशासनिक कारण जुलाई 1905 में हुआ। करजन उस समय पर गवर्नर थे, और बंगाल को 2 भागों में यहाँ बांट दिया गया, और एक तो करा गया पूर्वी बंगाल, और एक नाम रखा गया पश्चिम बंगाल, ठीक है भैया। और पूर्वी बंगाल में था मुस्लिम बहुल, जो बाद में, जो वर्तमान में आज क्या है, बांग्लादेश है, जो वर्तमान में जो है वो क्या है, बांग्लादेश है। और यहाँ जो था वो क्या था, हिंदू बहुल, क्या था यहाँ पर भैया, वो था हिंदू बहुल, जो आज वर्तमान में भी क्या है, वर्तमान में जो है पश्चिम बंगाल ही है, क्या है, पश्चिम बंगाल भी है, ठीक है भैया, पश्चिम बंगाल भी है। तो ये थोड़ा सा काम किया गया था। इस चीज़ को देखकर जो है लोग बड़े पीड़ित हुए, और पीड़ित होने के बाद इसी समय पर जो है स्वदेशी आंदोलन, यानी कि अपने स्वदेश यानी विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करना, स्वदेशी आंदोलन जैसी क्रिया शुरू की गई, और बहिष्कार आंदोलन जो है यहाँ पर शुरू किया गया। तो चलिए आप देखते हैं अगली घटना क्या हुई थी। इस चीज़ को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं, इसमें आप बातों को केवल याद रखना है, कौन सी घटना कब घटी गई, क्यों ऐसा हुआ, ये बातें हम ऐड करके चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलो चौथी घटना की तरफ चलते हैं। चौथी घटना क्या हुई थी, तो चौथी घटना जो थी वो ये हुई थी 1905 में हुई थी। 1905 में, जिसे हम कह सकते हैं स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन ये किया गया था। अभी इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था विदेशी नौकरियां, विदेशी वस्त्रों आदि का बहिष्कार करना और स्वदेश अपनाना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है भाई। ये कारण क्या था, क्यों हुआ था, इसका कारण क्या हो सकता है, तो यहाँ कारण भी लिखा जा सकता है। कारण जो हुआ था बंगाल का विभाजन जो है इसका कारण हो सकता है। तो आपको ये पता चल चुका है 1905 में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन हुआ था, और उद्देश्य था विदेशी नौकरी, विदेशी वस्त्रों, विदेशी स्कूलों, सबका बहिष्कार करना था, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना था, ऐसा मान के चलिए। और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना था, स्वदेश वस्तुओं को अपनाना था। और यहाँ पर भारत में जो है बंगाल का विभाजन इसका कारण हुआ था। क्या था कारण, बंगाल का विभाजन, ठीक है। ये हमारी चौथी घटना थी। इसके बाद में घटना और घटती है जिसे हम कहते हैं 1906 में। अब लगने लगा सरकार को कि भाई ये तो बड़े पीड़ित हो गए बहुत ज़्यादा, इन्होंने तो सबको कन्वेंस करने के चक्कर में लग रहे हैं, और ऐसा ना हो कि कन्वेंस करने के बाद मुस्लिम बहुल को ये कन्वेंस कर लें कि भैया वीर करके मुस्लिम बहुल को कन्वेंस कर लें। तो क्या हुआ कि 1906 में, अप्रैल 1906 में बुलाया सबको, सलीमुल्लाह खां को, ठीक है, सलीमुल्लाह खां को, आगा खां को, ये बहुत सारे लोगों को जो है बुलाया गया ढाका में, और उनसे एक बात की गई कि भाई आपको एक ये बताइए कि आप भारत के साथ, कांग्रेस के साथ बहुत समय से जुड़े हुए हो, क्या आपके किसी त्यौहार को शुरू किया गया। मुस्लिम पढ़े लिखे हुआ करते थे उस समय पर, उन्होंने कहा कि नहीं, कम पढ़े लिखे होते थे, तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहते क्या, देखिए शिवाजी उत्सव बना, ठीक है, गणेश उत्सव बना, तुम्हारा भी कोई उत्सव बन सकता था। उन्होंने कहा नहीं। क्या अभी तक आपको कांग्रेस में किसी अधिवेशन में अध्यक्षता दी। उन्होंने कहा नहीं। कांग्रेस में कोई उच्च पद मिला नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करिए तुम हमारे साथ हो जाइए और हम आपको जो है पृथक निर्वाचन चुनाव की जो है आपको उपाधि देंगे, अपनी एक पार्टी बनाइए। अब क्या हुआ, पार्टी का जो है इनको बहाना दे दिया, और इसी चलते जो है, इसी बात को दिमाग में डालते हुए 1906 में, यानी कि अगर हम 5वीं घटना देखें क्या हुआ, 30 दिसंबर 1906 को क्या
मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का गठन किया गया, ठीक है। और इस टाइम पर कौन थे गवर्नर? अगर गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड मिंटो। कौन थे? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो जो थे बेटा गवर्नर थे इसमें, ठीक है। और अध्यक्ष जो बने वो कौन बने? आगा खां। अध्यक्ष जो बने वो कौन बने? आगा खां। आगा खां बने अध्यक्ष इसमें, ठीक है। और इन्होंने जो है 1908 में अमृतसर अधिवेशन में पृथक निर्वाचन प्रस्ताव रखा इनको, ठीक है। यानी कि क्या करा कि पृथक निर्वाचन, अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हो, सरकार में शामिल हो सकते हो, ब्रिटिश कार्यकारिणी में आप अपनी भागीदारी दे सकते हो। ये चीज़ हवाला एक तरीके से मान के चलिए कि मीठी गोली दी थी, चूसते रहो इस चीज़ को, ठीक है। ये था केवल मीठी गोली दी और चूसते रहो आराम से, बस इसको करते रहे। देखिए ऐसा होता है, समझिए आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल ऐसा हो रहा है कि हमारे भारत के युवा जो है ना, इस मंडल के अध्यक्ष हो रहे हैं, उस मंडल के अध्यक्ष हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, अध्यक्ष बनते चले जा रहे हैं। जबकि लड़कियां वर्ग जो है यानी महिला वर्ग जो है वो देख लो IAS हो रही है, ठीक है। शुरू के 5 IAS में 4 महिलाएं हैं। हर बार PCS का रेट देखो तो वहाँ पर IAS महिला है, ठीक है। BPSC में देखो तो वहाँ महिला IAS टॉपर है, UPSC में देखो तो IAS महिला है, ठीक है। अधिकारी जो है टॉप किया गया है, PCS में टॉप महिला, IAS में टॉप महिला, ठीक है। BPSC में टॉप महिला, उत्तर प्रदेश PCS में महिला। अधिकांश जो है फोकस पूरा किया जा रहा है क्योंकि वो मंडल अध्यक्ष नहीं बनती, ठीक है। ज़्यादातर ये ऐसे वैसे अध्यक्ष, गली अध्यक्ष, ठीक है, काला अध्यक्ष, सफ़ेद अध्यक्ष, सारे कोई नहीं बनते। तो ठीक है, क्या हो गया यहाँ से? तो 1908 में अमृतसर अधिवेशन में इन्हें पृथक निर्वाचन की पद्धति लागू कर दी गई थी इन पर। अब क्या हुआ कि ये बात जब बिल्कुल पानी सर से उतर गया, अब पानी सर से उतर गया क्योंकि जो गर्म दल वाले लोग थे वो पानी सर से उतर गया, ठीक है। उन्होंने बहुत समझाया नरम दल वालों को, मगर बात नहीं मानी। तो गर्म दल वालों ने जो है, उग्र दल वालों ने कहा भाई चलिए आपका जो अधिवेशन होगा उसमें अध्यक्ष जो बनेंगे लाला लाजपत राय बनेंगे। अध्यक्ष जो बनेंगे वो कौन बनेंगे? लाला लाजपत राय बनेंगे। और जो अधिवेशन होगा वह होगा नागपुर में होगा। परंतु क्या हुआ? क्या देखो 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है, तो अब बात कहाँ हो रही थी? नागपुर अधिवेशन की, मगर कहाँ हुआ अधिवेशन? ठीक है। तो देखिए छठी घटना जो घटी वो क्या हुई, यानी कि 1907 में उग्रदल या ऐसा मान लो गरम दल चाहता था अधिवेशन कहाँ हो, कहाँ चाहते थे अधिवेशन? कि नागपुर में हो, परंतु नहीं हुआ। अध्यक्ष किसे बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय को, मगर नहीं बनी। इसी डेट में उदारवादी जिसे हम कह सकते हैं नरम दल ने क्या करा? अधिवेशन कहाँ करा? सूरत में हो गया, ठीक है। अध्यक्ष से बनाया रास बिहारी बोस को, ठीक है। ये अध्यक्ष हो गए। तो अब बताइए क्या करें? यानी उग्रवादी दलों के तरफ से उग्रवादी दल समुदाय ने क्या कहा कि भाई तुम ऐसा करो, अधिवेशन नागपुर में कर लो, ठीक है। अध्यक्ष बनाओ लाजपत राय को या बाल गंगाधर तिलक को। उन्होंने लाजपत राय को बनाया, बाल गंगाधर तिलक को बनाया। उन्होंने उदारवादी लोगों ने जो है नरम दल का जो लोग थे, नरम दल बना दिया इसको, है ना भैया, नरम दल। सूरत में तो अधिवेशन कर दिया, ठीक है, और अध्यक्ष बना दिया रास बिहारी बोस को। अब क्या हुआ कि सीधी बात होगी, भैया हम ना खेल लें। क्या बात होगी? हम ना खेल लें, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। फिर उन्होंने कहा हम नहीं खेल लें और अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं। और जब ये कहा हुआ तो तुम कहते हैं सूरत अधिवेशन, तुम्हें पता ही है, प्रथम कांग्रेस विभाजन। तो यहाँ पर क्या आता है? प्रथम कांग्रेस विभाजन। और विभाजन होकर क्या बना? ये एक बन गया नरम दल और दूसरा बना गरम दल। नरम दल के जो प्रसिद्ध नेता थे वो लाल बाल पाल थे, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। और इधर जो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इधर जो थे ये लोग थे। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का कम था, मदन मोहन मालवीय जैसे इन जैसे लोगों का जहाँ दबदबा यहाँ पर था। परंतु हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है, हम आगे देखते हैं कि आगे घटना कौन सी घटी है, क्योंकि हम क्यों रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमने ये घटना करी है 1907 में, ठीक है भाई, 1907 में हो गई है। 1908 में तुम्हें पता है कानपुर अधिवेशन हुआ था,
1908 में जो है कानपुर कोलकाता अधिवेशन, 1908 में हुआ था कोलकाता अधिवेशन। वहाँ पर 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे, स्वराज को बात की गई थी, परंतु वो बात भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। 1919 को देखो, अब जो हम देखने वाले हैं वो किसे देखने वाले हैं, 1909 को, 1909 को देखो। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार ये कहा गया इसको। यहाँ पर मार्ले जो थे भारतीय सचिव थे, क्या थे, भारतीय सचिव थे, ठीक है भैया। और मिंटो जो थे वो क्या थे, मिंटो जो थे वो गवर्नर थे। कौन थे, गवर्नर। यहाँ पर कौन थे, मिंटो गवर्नर थे, ठीक है। और यहाँ पर ही जो है मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन, ठीक है, स्वीकार कर लिया गया और देश को बता दिया गया, पूरे देश को, कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ है, ये बात यहाँ पर कर दी गई थी, ठीक है भाई। ये कुछ बात हुई थी इस वाली घटना में 1919 में। मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, मार्ले यहाँ के सचिव थे और मिंटो गवर्नर थे, और मुस्लिम लीग को यहाँ पर पृथक निर्वाचन की स्वीकार कर दिया गया था। इतनी बात यहाँ से याद करना, ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, जो हमारी नेक्स्ट घटना है वो है 1911 की। कौन सी घटना है, 1911 की घटना है। केवल हम क्रम कर रहे हैं घटनाओं का। तो यहाँ पर आपका जो है नेक्स्ट जो है वो 8वीं घटना जो है वो है आपकी 1911। क्या है, 1911 में क्या हुआ था, तो 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था, तृतीय दिल्ली दरबार, ठीक है, तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक है भैया। अब यहाँ पर तृतीय दिल्ली दरबार की अगर हम बात करते हैं 1911 की, ठीक है भाई, तृतीय दिल्ली दरबार की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर थे। अगर हम यहाँ बात करें तो ये, अगर यहाँ पर एक बात करने वाले हैं तृतीय दिल्ली दरबार में, हाँ, तो यहाँ पर जॉर्ज पंचम, कौन, जॉर्ज पंचम व मैडम मैरी, कौन भैया, मैडम मैरी, इनका जो है इनका आगमन हुआ था, ठीक है। और इन्होंने ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसी डेट में, दिसंबर में लास्ट में जो है यहाँ दिल्ली राजधानी का निर्णय हुआ था, यानी कि राजधानी 12 में बनी थी वैसे, राजधानी दिल्ली का निर्णय हुआ था। क्या हुआ था, निर्णय, राजधानी दिल्ली का निर्णय हुआ था यहाँ पर। फिर दिसंबर में जाकर जो है ये निर्णय हुआ और जनवरी में जाकर जो है इसको यहाँ पर क्या कर दिया गया था, और दिल्ली राजधानी बना दिया गया था, ठीक है भाई। और दिल्ली को एनसीआर जोड़ा गया 1985 में जोड़ा गया। इस बात को भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात आप अपने माइंड में फिट करके रखिए। इसके बाद में जो घटना घटी थी भैया, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना है सबके बारे में, जिससे कि आपको लगभग क्विक रिवीजन आपका हो जाए, एक बार सुनने में ही आपको लगने लगे कि बड़ा बढ़िया मज़ा आ रहा है। इसके बाद में हम यहाँ कर सकते हैं कि आपका जो घटना है, नवी घटना जो घटी है वो है 1 नवंबर, डेट याद रखना, 1913। 1 नवंबर 1913 को क्या घटना हुई, यहाँ गदर पार्टी की स्थापना हुई, यानी क्या किसकी हुई, गदर पार्टी की स्थापना हुई। और ये स्थापना किसने की भैया, ये सैन फ्रांसिस्को में हुई। कहाँ पर हुई, सैन फ्रांसिस्को, कहाँ पर हुई, सैन फ्रांसिस्को में हुई। और ये कहाँ पर है, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में हुई। और किसने की, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये किसने की थी, तो किसने की थी, लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी, लाला हरदयाल, ठीक है। अब ये बाहर क्यों करने जा रहे थे, जितने भी भारत के क्रांतिकारी लोग जो थे वो भारत से बाहर थे। जो भारत से कोई व्यापार कर रहा था, कोई भारत में बाहर जाकर काम कर रहा था, कोई भारत से बाहर रह रहा था, ठीक है। तो वो सब लोग क्या थे, चाह रहे थे कि ब्रिटिश सरकार पर जो है बाहर से जितने भी लोग हैं उनको एकजुट करके जो है ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया जाए, और भारत को जो है बाहर से भी मजबूत स्वतंत्र कराने के लिए एकदम प्रेशर हो। और दूसरे देशों में पता चला है कि भारत जो है किसी के अधीन काम यहाँ है, और वो उनको पूरी तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। इस चीज़ देख कर, एक सेकंड रुक जाइए जरा, थोड़ा पानी पी लें। ठीक है दोस्तों, तो इसी चीज़ को लेकर जो है 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने की थी, ठीक है। ये थोड़ा बात याद रखना है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद में हम एक घटना और देख लेते हैं। हमारा मतलब यहाँ पर डिटेल में जाना नहीं है, डिटेल आपको पढ़नी है तो प्ले लिस्ट का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, ठीक है। वहाँ से जाइए और वहाँ जाकर आप पूरी प्ले लिस्ट जो है देख लीजिए, ठीक है। अगर नेक्स्ट घटना देखते हैं तो नेक्स्ट घटना क्या है, मैं लिखता हुआ परेशान हो गया, ठीक है। देखते हैं 1914 बस ऐसे एक लोगो बना देता हूँ, है जो उससे करता रहूँ। तो कामागाटा मारू, क्या है, कामागाटा मारू घटना,
ये भी बड़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है परीक्षाओं में, कामागाटू घटना जो हुई है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था भैया कि कनाडा में भारतीय मूल के व्यक्तियों पर पाबंदी लगा दी थी। भारतीय मूल के व्यक्तियों पर प्रवेश पर पाबंदी, ठीक है, प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। और इसमें जो जहाज लिया था वो किसने लिया था, गुरुदत्त सिंह ने। यहाँ पर भूमिका कौन निभा रहे थे, गुरुदत्त सिंह। और इनको जो है यहाँ पर बाउंड कर दिया, और बाउंड करके कहाँ भेजा गया, कोलकाता। अभी गुरुदत्त कितने आदमी, 376, कितने आदमी, 376 आदमी लेकर, यात्री लेकर इस जहाज़ में कनाडा की ओर बढ़े थे, एशिया से कनाडा की ओर बढ़े थे। परंतु क्या हुआ कि इन्हें जो है वहाँ पर रोक दिया गया। कहाँ के लिए, कलकत्ता बंदरगाह पर, कलकत्ता बंदरगाह पे इन्हें भेजा गया वापस कि आप जाइए, आप कलकत्ता बंदरगाह जाकर रुकिए। वहाँ पर कलकत्ता बंदरगाह पे जाकर जो ब्रिटिश सरकार से इनकी झड़प हुई, और ब्रिटिश सरकार से आमने सामने झड़प होने पर जो है यहाँ पर 18 लोगों की जो है मृत्यु हो गई। 18 लोगों की मृत्यु होगी। इस वजह से भी इस चर्चा को, इस बात को दिमाग में रखा जाता है। तो ये भी याद रखना, कामागाटा मारू घटना हुई थी। क्या हुई थी, कामागाटा मारू घटना हुई थी। कनाडा में भारतीय मूल के व्यक्तियों पर प्रवेश को पाबंदी लगाई थी। और गुरुदत्त सिंह जो थे, ठीक है, 376 यात्रियों को लेकर जो है अपने जहाज़ में, इसमें कामागाटा मारू जहाज़ था, इनका नाम था, इसका कामागाटू मारू जहाज़ का नाम था। उसमें यात्री लेकर जब कनाडा के लिए गए तो कनाडा के पश्चिमी वाले भाग पर जो है यहाँ पर इनको रोक लगा दी कि आप यहाँ एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप इसको देखिए, मैं ज़रा 1 मिनट देख लेता हूँ कि क्लास आपकी ठीक चल रही है या नहीं चल रही, क्योंकि भाई सारा ऑपरेटिंग सब हमें करना पड़ता है, हमारी कोई टीम नहीं है अभी, ठीक है। आप चाहोगे तो टीम बन सकती है, बढ़िया टीम बन सकती है अगर आप चाहोगे तो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हमारा जो है यहाँ पर ये काम हुआ। इसके बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो आपकी हो चुकी है, 18 व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है यहाँ से। अब हम देखते हैं यहाँ पर हुआ क्या। चलिए, इसके आगे कहानी क्या हुई, आगे कौन सी घटना घटी, उसको भी बात करने वाले हैं। टेंशन ना लो आप, बिल्कुल करा के जाएंगे, ऐसा ना लो, ठीक है। तो देखिए, अप्रैल 1916 की बात करते हैं, अप्रैल 2016 की बात करते हैं। क्या है, होम रूल आंदोलन, यानी कब की बात करते हैं, अप्रैल 1916 की बात करते हैं। इसे हम कह सकते हैं होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है भैया। होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसने की थी, तो इसमें जो होम रूल की जो की थी वो किसने की थी, जल्दी बताओ इसका। बाल गंगाधर तिलक, कौन, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और फिर आयरलैंड की एक लेडी थी, ठीक है, क्या नाम था, आयरलैंड की लेडी क्या नाम था, एनी बेसेंट। कहाँ की, आयरलैंड की कौन थी, एनी बेसेंट, ठीक है। इन्होंने मिलकर जो है इसकी होम रूल लॉ की स्थापना की थी, ठीक है। और यहाँ पर बेलगांव में अप्रैल में बेलगांव अधिवेशन में तिलक ने कहा था, तिलक ने एक नारा दिया था जिसका नाम है स्वराज मेरा, क्या है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये वाली बात यहाँ पर कही थी। तो एक बार समझ लो इस बात को क्या था। देखिए, अप्रैल 1916 की बात है, होम रूल आंदोलन, बाल गंगाधर तिलक, आयरलैंड की लेडी थी जिसका नाम एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। अब यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एनी बेसेंट ने जो है 1918 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। 3 ही अध्यक्षता हुई हैं यहाँ पर, 17 की 3 अध्यक्षता हुई हैं महिलाओं की। पहली जो हुई थी 1917 में हुई थी, जिसमें एनी बेसेंट ने करी थी अध्यक्षता। फिर 25 में हुई थी, सरोजिनी नायडू ने की थी। उसके बाद में 33 में हुई थी, ठीक है, 33 में हुई थी। और वो किसने की थी, नेल्ली सेन गुप्ता, कुछ इस तरीके से नाम था उनका, ठीक है, नेल्ली सेन गुप्ता, उन्होंने की थी। तो 3 महिलाएं थी, ठीक है। तीनों महिलाओं का यहाँ याद रखना, कब 17, 25 और 33, 1917, 1925, 1933। पहली महिला भारतीय जो थी वो सरोजिनी नायडू थी। अब पहली महिला जो थी वो एनी बेसेंट थी, जो 1917 में किया था। तो ये बात हो गई यहाँ से। अब बेलगांव में इन्होंने एक अधिवेशन में यहाँ एक वचन कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, में इसे लेकर रहूँगा।
इसके बाद में 1916 में एक और काम हुआ था, जो 9 साल से कांग्रेस अलग चल रही थी, 9 साल से गरम दल जो है कांग्रेस का अलग चल रहा था, उसको दोबारा से निष्कासित किया गया था। और उसको हम जानते हैं 1916 में लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर 1916 में हम कैसे जान सकते हैं? लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता क्या नाम देते हैं हम इसको? लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट देते हैं। ठीक है भैया। अब इसकी अध्यक्षता की थी, अगर इस अध्यक्षता कांग्रेस की अध्यक्षता की थी इसमें किसने की थी अध्यक्षता? अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने करी थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है भैया। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो 9 साल थे जो थी, यानी कि ऐसा मान के चलिए नरम दल व गरम दल क्या हो गए थे? समझौता हो गया था। जो 9 साल से अलग चल रहे थे उसमें क्या हो गया था? समझौता हो गया था। और इस समझौते का मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया था। तो विरोध किसने किया था इसका? अगर हम बात करें विरोध किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। ठीक है भैया। और अब ये कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों को शामिल करना, इनकी मांग ये थी। इनकी मांग क्या थी? ये थी भारतीय सदस्यों को, यहाँ लिख देता हूँ, भारतीय सदस्यों को कार्यकारिणी में शामिल करना, ये जो थी इनकी मांग थी। तो ये थोड़ा याद रखना है। 1916 में होम रूल लीग के बाद में हुआ था लखनऊ पैक्ट, जिसे हम लखनऊ समझौता कहते हैं। अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है। नरम दल और गरम दल का यहाँ पर समझौता हुआ था। ठीक है। और विरोध जो किया था मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है। और मांग उद्देश्य था भारतीय सदस्यों को कार्यकारिणी में शामिल करना था यहाँ पर। तो दोस्तों इसके बाद जो था वो गांधी युग शुरू होता था। तो अब जो देखेंगे हम देखेंगे गांधी युग। ठीक है दोस्तों। लखनऊ पैक्ट के बाद दोस्तों फिर गांधी युग शुरू होता है, जो कि 1917 से लेकर 1947 तक गांधी युग के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब हम जो शुरू करने वाले हैं वह गांधी युग के बारे में बात करेंगे। और देखिए गांधी युग में अगर सबसे पहले बात करते हैं तो क्या है? देखिए गांधी जी जो थे अफ्रीका में रंग भेद कानून को तोड़कर, ठीक है, भारत में उन्होंने आगमन किया। और उसी चीज़ को लेकर जो है हम सबसे पहला घटना पढ़ेंगे, गांधी आगमन। क्या पढ़ेंगे? गांधी जी का आगमन हम पढ़ेंगे यहाँ से। अगर हम यहाँ बात करते हैं गांधी जी का आगमन कब हुआ था, तो 9 जनवरी को। कब हुआ था दोस्तों? 9 जनवरी और 1915 को। कब हुआ था? 1915 को ये हुआ था इनका आगमन। और आके जब ये हुए तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुए तो इनके गुरु जो हैं, यहाँ पे याद रखना, इनके गुरु जो थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनके गुरु थे। ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं तो जब ये आए तो इन्होंने जो है प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और इन्होंने ब्रिटेन को सहायता के लिए भारत के युवाओं से सेना में भर्ती होने के लिए आह्वान कहा। और इसी वजह से इन्हें सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा गया। क्या कहा गया? सर्जेंट इनको कहा गया। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ब्रिटेन वालों ने इस चीज़ से खुश होकर, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने इस चीज़ से खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने इनको 1916 में केसर-ए हिंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? केसर-ए-हिंद, यानी कि हिंद का सम्मान की उपाधि दी। और इनके आध्यात्मिक गुरु भी याद रख लेना यहाँ से गांधी जी के। क्या? आध्यात्मिक गुरु भी याद रख लेना। और वो थे रामचंद्र। कौन थे? रामचंद्र। ये थे इनके आध्यात्मिक गुरु। तो आपको केवल इतनी बात याद रखनी है, क्योंकि हम इस टाइम कोई रिवीजन करा रहे हैं। मैराथन हमारी क्लास है, पूरी घटनाक्रम हम यहाँ तक पढ़ने वाले हैं। टेंशन वाली कोई बात है नहीं, आपको सारी घटनाक्रम आज कराएंगे इसी क्लास में एक में ही। और ये आपका पूरी तरीके से निचोड़ है आधुनिक इतिहास का, पूरी तरीके से निचोड़ आधुनिक इतिहास 1885 से लेकर 1943 तक के जितना भी घटनाक्रम बाहर है, सब आप बिंदास तरीके से पढ़िए, सब चीज़ों को समझ कर, क्योंकि ऐसा पढ़ाते सब लोग हैं, परंतु एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते नहीं हैं। तो देखिए क्या हुआ कि अफ्रीका में रंग भेद कानून को तोड़ने के बाद, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को
गांधी जी भारत लौटे और भारत लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया गया और सबसे युवा व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे मिले थे। परंतु यहाँ अगर बात करते हैं कुछ और है कि गोपाल कृष्ण गोखले से जब मिले यहाँ तो वे सबसे ज़्यादा प्रभावित तो नहीं हुए और उन्हें अपना गुरु मान लिया, उन्हें अपना जो है इन्हें गुरु मान लिया और सेना में भर्ती कराने वाला इन्हें सर्जन कहा गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर 1916 में केसरी हिंद की इनको उपाधि दी और इनके आध्यात्मिक गुरु जो थे वो कौन थे? रामचंद्र इनके आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है भैया दोस्तों, तो यहाँ से हमने इतनी बात करी। अब हम बात करते हैं गांधी जी ने क्या क्या आंदोलन किए थे। जैसे नटाल आंदोलन वो तो अफ्रीका में किया था, यानी अलग अलग किए थे, परंतु भारत में क्या किया था हमें यहाँ से बात करनी है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, ऐसे बहुत काम किए थे, परंतु हम अपना घटनाक्रम को देखने वाले हैं। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह करा इन्होंने। अब देखिए यहाँ पर क्या था, एक राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल। इनके कहने से ये काम शुरू किया गया था। ये जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह, ये किसके बीच था? नील बागान मालिकों और किसानों के बीच था। क्या था? किसानों के बीच था। और किस चीज़ को लेकर था? तकावी ऋण। किस चीज़ को लेकर था? तकावी ऋण व 3 गठिया पद्धति, यानी कि 3/20 हिस्से पर नील करना आवश्यक था। क्योंकि इस समय क्या था, इस समय जर्मनी में जो है वो डाई का जो था माहौल चल रहा था और भारत की डाई को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, नील को पसंद किया जा रहा था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर लोग जो है ज़्यादा जवाब दे रहे थे। और इसमें जो था, जब ये आंदोलन सफल हो गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। महात्मा कह के पुकारा। तो ये क्वेश्चन आया था, कब कहा गया था? महात्मा। ठीक है, इस समय पर जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। कौन थे भैया? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, इनके साथ महादेव देसाई, ऐसे बहुत बड़े बड़े नेता जो थे इनके साथ वहाँ पर भागीदार रहे थे इस आंदोलन में। तो ये बात थोड़ी सी याद रखनी है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। राजकुमार शुक्ल ने के कहने पर ये शुरू कर दिया था। नील बागान ये था क्योंकि मालिकों और किसानों के बीच हुआ था। किसको? तकावी ऋण को और 3 गठिया पद्धति को लेकर ये किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी इनको। और ये आंदोलन बहुत बढ़िया आंदोलन रहा था। इस चीज़ को लेकर जो है हम आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या था ये? ऐसा था कि गांधी जी को सुनना जो है पसंद करते नहीं थे। गांधी जी जो थे खादी के कपड़ों में रहते थे, समझ गए। जिसके चलते जो थे एक अधिवेशन में, एक बैठक में गांधी जी को जब बोलने के लिए कहा गया तो सारी जनता उठ के जा रही थी। परंतु हुआ क्या कि एक ही व्यक्ति जो थे राजकुमार शुक्ल, उनको गौर से सुन रहे थे कि ये सच्चे व्यक्ति हैं जो अच्छे तरीके से बात बता रहे हैं। और उन्होंने उस चीज़ का जब आंदोलन जब है बैठक समारोह समाप्त हुआ तो गांधी जी की खोज में जो है वो निकल गए कि वही एक आदमी ऐसे हैं। उन्होंने नाम उनका सुन रखा था कि इन्होंने अफ्रीका में बहुत ज़्यादा सहयोग किया था। ठीक है, वहाँ के लोगों को, जो भारत के और भारतीय मूल के जो लोग वहाँ रह रहे थे। ठीक है, इस चीज़ को लेकर वो धीरे धीरे जो है पता करते हुए वह पहुंच जाते हैं उनके पास और वह सबसे पहले उनके लिए खाना उनको प्रोवाइड कराते हैं। कौन? गांधी जी। और उनकी भूख को देखकर गांधी जी उनसे बात करते हैं, अब बताइए आपको क्या परेशानी है। जब बताते कि जिस तरीके से मैं भूखा हूँ इस तरीके से पूरा बिहार जो है पूरा भूखा है, किसी को भरपेट खाना नहीं मिलता। इस चीज़ से पीड़ित होकर जो है गांधी जी ने एक निर्णय लिया कि मैं जाकर चंपारण पर देखता हूँ वहाँ की स्थिति क्या है। तो एक चंपारण के बारे में थोड़ी सी ऐसा कहानी अगर आपको सुननी है, पूरी बात अगर करनी है तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर चले जाइए, वहाँ देखिए। वहाँ जाके पूरा आपको जो है एक एक आंदोलन के बारे में बहुत डिटेल में हमने आपको बात बताई है। ठीक है भाई, तो ये हो चुका है। अगर हम इसके बाद में बात करते हैं तो 1918 की घटना घटी, पहली विजय हो चुकी है। अब 1918 की एक घटना घटी जिसे हम कहते हैं अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल ये हुई है। ठीक है, ये पहली भूख हड़ताल थी। पहली भूख हड़ताल थी गांधी जी की। ठीक है, अब इसमें क्या था? इसमें था प्लेग बोनस को लेकर। प्लेग एक बीमारी होती है, प्लेग बोनस को लेकर ये था किस के बीच में? ये था मजदूरों किसके बीच में? मजदूरों व मिल
मिल मालिकों। तो क्या करना चाह रहे थे कि प्लेग की बीमारी जब ख़त्म हो गई थी, तो प्लेग की बीमारी जब ख़त्म हो गई थी तो उसके बोनस को लेकर, प्लेग की जो बीमारी ख़त्म हो गई थी तो उसके बोनस को लेकर जो है ये मिल मालिक उसको समाप्त करना चाहते थे। परंतु प्रथम विश्व युद्ध के समय पर महंगाई की बढ़ गई, देश में महंगाई बढ़ गई, उस महंगाई को देखते हुए जो है मजदूर जो थे इसको जारी रखना चाहते थे। इस चीज़ का जो है, इस चीज़ का जब जांच, इस चीज़ को जब देखा गया तो गांधी जी ने क्या काम करा, जो गांधी जी ने यहाँ पर जो कमेटी थी उससे 20% के जगह पर कितना कहा, 35% को करने को कहा, और 35% बात मान भी ली गई। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना यहाँ से। और एक और बात याद रखना, अन्ना लाल क्या है, अन्ना लाल की बहन अनुसुईया बेन इनकी मुख्य सहयोगी रही, मुख्य सहयोगी बनकर रही इस आंदोलन में। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ से याद रखना। 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई, वो पहली भूख हड़ताल थी और प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। इसके बाद में अगर दूसरी घटना देखें, यानी कि नेक्स्ट घटना देखें गांधी जी की, तो वो क्या थी, 1918 में ही 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था। 1918 में कौन सा, खेड़ा सत्याग्रह। तो 1918 में कौन सा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह शुरू हुआ था। ठीक है, और ये किस को लेकर था, फसल बर्बादी को लेकर, फसल बर्बादी को लेकर जो है वहाँ की जो सरकार थी वो क्या कर रही थी, फसल बर्बादी को लेकर जो थी क्या कर रही थी, माल गुजारी कर को वसूल रही थी, माल गुजारी कर को वसूल रही थी, और जो किसान लोग थे वह इसे देने से इनकार कर रहे थे। तो जब इसकी जांच के लिए गांधी जी और वह विट्ठल भाई पटेल ने जो है जांच की, विट्ठल भाई पटेल ने क्या करी, जांच की इसकी, गांधी जी व विट्ठल भाई पटेल ने जांच करी और पूरा निष्कर्ष निकाला कि इन्होंने गुप्त एक बैठक की, और गुप्त बैठक में सब लोगों से बात कहा कि भाई ऐसा करिए, आप कोई भी जो है मालगुजारी कर नहीं देगा। ठीक है, और मालगुजारी कर नहीं देगा, तो इस चीज़ को जो है सरकार मान गई। और सरकार ने जो है इस चीज़ पर भी ये कह दिया कि हाँ भाई अब कोई तुम्हारे जो है मालगुजारी कर को जो है माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, यह तीसरी क्या थी, तीसरी विजय थी गांधी जी की। और तीसरी विजय की देखते ही, ठीक है, तीसरी विजय को देखते हुए गांधी जी की, ठीक है, सरकार ने देश में जो देशव्यापी जो आंदोलन चल रहे थे, घटनाएं चल रही थी, उन सबको दबाने के लिए एक नया कानून बना के भेजा जिसे हम कहते हैं रोलेट एक्ट। इस कारण आया था रोलेट एक्ट। कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि रोलेट एक्ट क्यों आया था, क्या है रोलेट एक्ट, क्यों आया था, किसी को नहीं पता। देखिए, देश में देशव्यापी घटनाएं हो रही थी और गांधी जी को लगातार सफलताएं मिल रही थी, और ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं दब रही थी। तो उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटिश सरकार के यहाँ से पैर उखड़ जाए, और उस चीज़ को देखकर जो है केवल एक कानून बनाया गया जिसे हम कहते हैं तानाशाही कानून। रोलेट एक्ट का जो हिंदी भाषा मतलब होता है वो होता है तानाशाही। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे रोलेट एक्ट की। ठीक है भैया, किसकी बात करेंगे हम, रोलेट एक्ट की बात करेंगे। अब पहला समझ लेते हैं वो क्या था, उस पर भी बात करने वाले हैं क्या है वो। तो अब हमारी घटना है वह 1919 का रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट है, समझ गए नहीं। अब ये क्या था कि मजिस्ट्रेट को संदेह होने पर, यानी कि किसे होने पर, मजिस्ट्रेट को किसी पर संदेह है तो वो क्या करेगा, बिना अपील, ठीक है, बिना दलील, ठीक है, बिना दलील, बिना अपील, बिना दलील और बिना अपील से गिरफ्तार कर सकता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, अब इस चीज़ का जब गांधी जी को पता चला कि ऐसा कोई कानून आ गया ब्रिटिश सरकार ने, तो उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को जनता से आह्वान किया देशव्यापी आंदोलन के लिए, और देश के कोने कोने से जो है लोग इस आंदोलन में भागीदार होने के लिए आ रहे थे। परंतु होता है क्या भैया, यहाँ पर क्या होता है कि 9 अप्रैल को ही, क्या 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को
गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? गांधी जी को कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और रोलेट एक्ट जो था भारत में जो आया था, ये बात तो देख रहे थे, 8 मार्च 1919 को आया था, यानी कि 8 मार्च, ये भी बात आई थी 8 मार्च 1919 को आया था। ठीक है, तो ये बात हो गई रोलेट एक्ट को। अब इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन इसी आंदोलन में एक तो सत्यपाल मलिक पंजाब से, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, ये भी उस क्षेत्र से जो है इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने जो है एक तरीके से मानते हैं ना बाउंड्री यानी सीमाबंदी कर रखी थी, और उसी के चलते जो है देशव्यापी आंदोलन, ऐसा बहुत बड़ा आंदोलन हो गया, इस चीज़ को देखकर हर जगह जो है सीज कर दिए थे एरिया, और उसी एरिया को सीज करते हुए जो है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक और गांधी जी की जो है गिरफ्तारी को लेकर जो है लोगों ने, पंजाब के लोगों ने 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग पर एक आंदोलन, एक विशाल सभा का गठन किया। और इस चीज़ को जो था, इस सभा को देखते हुए, इस सभा को गठन करने पर जो है जनरल डायर को उसके आदेश की अवहेलना लगी, और उस चीज़ को जो कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो अब हम इसके बाद में क्या करने वाले हैं, ये कई बार क्रम से लगाने के लिए आता है कि एक तो हंटर आयोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट, तो इन्हें क्रम से लगा। तो सबसे पहले रोलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग, और उसके बाद आपका हंटर आयोग जो उसकी जांच के लिए आया था। तो ये भी क्रम हमें पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद जो घटना हुई वो हुई 13 अप्रैल, यानी 9 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो इसके बाद जो घटना हुई वो हुई 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये हुआ यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये किस चीज़ को लेकर था? ये था पहली बार डॉक्टर सत्यपाल मलिक और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दोनों की गिरफ्तारी को लेकर बैसाखी के दिन, किसके? बैसाखी दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन किया गया। किसका? जनसभा का आयोजन किया गया। और इसी चीज़ को देखते हुए जो है क्या हुआ, इस चीज़ को देखते हुए मेरे दोस्तों क्या हुआ कि जनरल डायर को लगा कि मेरे आदेशों की अवहेलना की गई है, और मैंने कहा था कोई भी जो है किसी भी सभा का आयोजन नहीं करेगा। ठीक है, रोलेट एक्ट के अंतर्गत जो है कोई भी किसी सभा का आयोजन नहीं करेगा, और इन लोगों ने जो है मेरी बात नहीं मानी। इस चीज़ की अवहेलना को सोचते हुए कि मेरे फैसलों का मतलब इन्होंने अवहेलना की है, और उन्होंने जो है निहत्थे व्यक्तियों पर जो है वहाँ जाकर एक ही गेट था वहाँ पर, उस पर जाकर गोली चलवा दी, जिससे कि बहुत सारे हज़ारों लोग वहाँ मृत्यु हुए, कई हज़ार लोग जो है वहाँ घायल हुए। क्योंकि किताबों में आंकड़े कम आते हैं, क्योंकि उस टाइम में ब्रिटिश शासन चल रहा था, तो ब्रिटिश शासन वालों ने इस चीज़ को कम थोड़ा सा प्रिंटेड कराया, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश शासन था, तो उन्होंने आंकड़े कम दिए। ठीक है भाई, तो यहाँ से इसकी जानकारी हुई। इसकी जाँच के लिए फिर इसी समय पर जो था रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, इस चीज़ से पीड़ित होकर कि भाई ये अंग्रेजों ने दी है और अंग्रेज हमारे लोगों को मार रहे हैं, तो हम उनकी उपाधि कैसे रखते थे। बहुत सारे लोग जो है वो अंग्रेजी नौकरियों से अलग हो गए, और यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि जो है यहाँ पर वापस कर दी थी। ठीक है भैया, इसके बाद जो आया वो आया हंटर आयोग, यानी कि जांच करने के लिए कि भाई ये काम गलत हुआ या सही हुआ। अब देश में बड़ा आंदोलन ना हो जाए, तो इसके बाद में हम एक घटना और लिख देते हैं। 14 अक्टूबर 1919 को हंटर आयोग। ये कई बार आया था, किधर से आया था? ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से आया था। ठीक है, क्या करने के लिए आया था? हत्याकांड की जांच करने के लिए आया था। ठीक है, हमारी बात समझ में। और इसमें क्या हुआ था, इसका हत्याकांड जांच का क्या हुआ कि यहाँ पर जनरल डायर को पद से हटा दिया गया, हटाया, परंतु ब्रिटेन में उन्हें सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी घटना थी। इसके बाद में एक क्या था कि इस टाइम पर प्रथम विश्व युद्ध जो है समाप्त हो गया था। इस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, और मित्र राष्ट्रों ने जो है वो
तुर्की पर जो है वो अपना कब्जा कर लिया था और उसका बंटवारा कर दिया, विभाजन कर दिया था। और तुर्की का विभाजन करने पर जो है वहाँ पर खलीफा पद को जो है समाप्त कर दिया था। इस चीज़ को लेकर जो है वहाँ पर एक खिलाफत आंदोलन हुआ और गांधी जी को पहली बार ऐसा लगा कि अब जो है हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए खिलाफत आंदोलन बहुत एक अच्छा केंद्र है, जिससे हम हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखते हैं। और उसमें खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़ के जो है गांधी जी ने जो है सहयोग किया। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या था खिलाफत आंदोलन। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं खिलाफत आंदोलन। मेरे दोस्तों सब अच्छे तरीके से आप तैयार करो क्या है ये। तो 1920 में क्या था खिलाफत आंदोलन। ठीक है भाई। इसमें क्या था कि तुर्की के सभी तुर्की में खलीफा पद और सभी इस्लामिकों के लिए यानी इस्लाम के अनुयायी यानी क्या मानते थे धर्मगुरु सर्वोच्च पद मानते थे इसको खलीफा को। ठीक है। तो क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर यानी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर, तो प्रथम युद्ध में समाप्ति पर तुर्की पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा करके जो है इसका विभाजन कर दिया और क्या पद खत्म कर दिया खलीफा पद समाप्त कर दिया। जिससे क्या है विश्व के सभी मुस्लिम लोग जो थे वो उपद्रव हो गए और बढ़ चढ़ के जो है आंदोलन किया। ठीक है। और इसी आंदोलन में जो है गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट की, जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए ये बात की गई थी। ठीक है। चलिए इसके बाद जो है गांधी जी ने इसी चीज़ का सहारा लेकर जो है 1 अगस्त 1920 को क्या करा असहयोग आंदोलन छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? असहयोग आंदोलन छोड़ दिया कि अब हम जो है तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे ब्रिटिश का। ठीक है। और यहाँ पर अगली घटना जो हुई वो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। अब ये क्यों छोड़ा गया था मैं आपको बताने वाला हूँ ये वाली बात, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो है हमने दिया था, गांधी जी ने दिया था ब्रिटिश सरकार का साथ। ठीक है। उन्हें ये लग रहा था कि हम अगर साथ देंगे, उन्हें सेना में भर्ती कराने के लिए सर्जेंट भी कहा गया था, लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए उन्होंने आह्वान भी किया था। तो उनको आस ये थी कि प्रथम विश्व युद्ध जब से समाप्त होगा तो ब्रिटिश सरकार हमको कुछ ना कुछ तो ऐसा देगी जो हमारे हक में सोचेगी, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर गांधी जी ने एक निर्णय लिया कि चलिए अगर आप लोग अब हमारा कोऑपरेट नहीं करें तो अब हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। और जब उन्होंने एक छोड़ा आंदोलन कि असहयोग आंदोलन, देर आए परंतु दुरुस्त आए, और इसकी जो घोषणा की गई वो नागपुर अधिवेशन में की गई। नागपुर अधिवेशन में यहाँ पर इसकी घोषणा की गई थी। कहाँ पर की गई थी? नागपुर अधिवेशन में घोषणा की गई थी। ठीक है कि असहयोग आंदोलन को हम यहाँ पर लेंगे। जैसे ही असहयोग आंदोलन यहाँ पर विरोध किया गया कि हम सरकारी यानी कि हम सभी विदेशी चीज़ों का जो है विरोध करेंगे, सरकारी नौकरियों में नहीं जाएंगे, स्कूलों में नहीं जाएंगे, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेगा, कोई सरकारी सेवाओं का प्रयोग नहीं करेगा, सब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे वगैरह वगैरह, वो वाली बात यहाँ है। परंतु इसी बीच जब ये बड़े पीक पर चल रहा था, भगत सिंह इसी समय पर जुड़े थे। ठीक है। छोटी सी उम्र में थे। ठीक है भैया। तो बहुत सारे लोग, जब पूरे देश में लग रहा था कि अब देश जो है हमारा स्वतंत्र होने वाले, उसी समय पर एक घटना हुई असहयोग आंदोलन को लेते हुए ही 5 फरवरी 1922 को एक घटना हुई, चोरा चोरी कांड। कब हुई? चोरी घटना। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? थाने में आग लगा दी गई थी। ये क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूँ। ये क्या हो रहा था समझिए। यहाँ पर क्या हो रहा था, चोरी चोरा कांड में हुआ तो यहाँ पर जो लोग थे वो शराबी मतलब विदेशी शराब की दुकानों के सामने खड़े होकर विद्रोह कर रहे थे, यानी कि उन्हें बंद कराने का आह्वान कर रहे थे। और क्या थे? विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने बहिष्कार कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस चीज़ को देखकर जो है पुलिस ने जो है उन लोगों पर लाठीचार्ज कर दी। अब इस चीज़ का जब पता चला जन आंदोलन वालों को कि हमारे जो जन प्रतिनिधि थे उनके ऊपर जो है लाठीचार्ज की है, उन लोगों ने जाकर गुस्से में क्रूर होकर जो है उस थाने में आग लगा दी। ठीक है। उसी घटना से पीड़ित होकर जो है गांधी जी ने जो है वो 12 फरवरी को, यानी कब? 12 फरवरी को यह असहयोग आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन क्या कर लिया? वापस ले लिया था। ठीक है। असहयोग वापस ले लिया था। और 10 मार्च को, इसी बीच में जो है 10 मार्च 1922 को जो है इन्हें क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है। क्या कर लिया था? इनको गिरफ्तार कर लिया। और यहाँ पर इनको जो सेशन जज थे, जो कौन थे? सेशन
जज, सेशन जज, जिसका नाम था ब्रूमफील्ड। ठीक है, उन्होंने कितने साल की, 6 वर्ष की जो है इन्हें सज़ा दी, 6 वर्ष की सज़ा दी। परंतु इनका स्वास्थ्य खराब होने पर जो है 5 फ़रवरी 1924 को इनको क्या कर दिया, छोड़ दिया गया। 5 फ़रवरी को जो है इनको 1924 को छोड़ दिया गया था। ठीक है भैया। तो इसी बीच में जब ये घटना हुई, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, ठीक है, चित्रेंद्र दास जिसे कहते हैं, सीआर दास जो है, और बहुत सारे लोग जो है गांधी जी के विरोध में खड़े हो गए कि आपने बहुत गलत करा, गांधी जी ने ऐसा गलत करा, ऐसा नहीं वापस करना चाहिए था। और उन्होंने जो है एक माध्यम पत्र बनाया कि हम जो है अब शासन के दम पर, यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना की मोतीलाल नेहरू ने और सीआर दास ने, चित्रेंद्र दास ने। और उन्होंने कहा कि अब हम जो है इस माध्यम से जो है ब्रिटिश सरकार में, यानी अपनी विधानमंडल में जो है सीधे जाएंगे। तो इसी बीच में जो हुआ था, जब असहयोग आंदोलन वापस लिया था, तो यहाँ पर एक पार्टी का गठन हुआ था जिसका नाम है स्वराज पार्टी। क्रम से बना के चलिए सारी बातें, कौन सी घटना क्यों हुई, अब फिर आपको जो है मज़ा आ जाएगा पूरे सेशन में। तो अब इसके बाद में होता क्या है, 1923 की घटना आती है, 1923 की घटना आती है। और इसमें क्या हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और गठन किसने किया था, गठन किया था मोतीलाल नेहरू व सीआर दास ने। ठीक है। और यहाँ पर जो था इनका माध्यम था कि ये लोग जो हैं वो विधानमंडल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, केंद्रीय विधानमंडल में अपनी सीटें पक्का करनी है। और 24 में इन्हें जीत हुई। ठीक है, इनकी बहुत भारी जीत हुई यहाँ से। और भारी जीत होने के बाद में जो है 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। परंतु क्या हुआ, इनको बाद में बहुत भारी सामना करना पड़ा 1925 में। और 1926 में इन्हें भारी हार करनी पड़ी, और जिस वजह से ये थोड़ी सी डाउन हुई। परंतु क्या हुआ कि 1924 में आपका गांधी दास समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1924 में। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1924 में सीआर दास और गांधी जी का जो है यहाँ पर समझौता हुआ था। ठीक है। और समझौते में ये बात रखी गई थी कि आप जो है, ये जो हमारी पार्टी है जिसे हम कहते हैं स्वराज पार्टी, ये कांग्रेस के नाम से जानी जाएगी विधानमंडल में। उन्होंने मान लिया, इस बात को स्वीकार लिया। ठीक है भाई। और इस चीज़ को मानते हुए इसको सीआर दास समझौता कहा गया। गांधी दास समझौता कहा गया। सीआर दास के लिए दास और गांधी जी के लिए गांधी। ठीक है। तो गांधी दास समझौता के नाम से कहा गया। और 1924 में पहली बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गांधी जी को चुना गया बेलगांव अधिवेशन में। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में यहाँ पर ही एक दल उठकर आ रहा था जो उग्रवादियों के रूप में, यानी कि जो युवा वर्ग के रूप में भारत को किसके दम पर प्रत्यक्ष रूप से पूर्ण स्वराज की मांग करने के लिए उभर रहे थे। और वो है आपका HRA। ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। और 1924 की हम बात कर रहे हैं। क्या हुआ कि कानपुर अधिवेशन में, कहाँ पर, कानपुर अधिवेशन की यहाँ बात कर रहे हैं हम। कानपुर अधिवेशन में जो है जितने भी युवा लोग थे उनको बुलाया गया, यानी किसको, युवा वर्ग के लोगों को बुलाया गया। ठीक है, युवा वर्ग के लोगों को बुलाया गया। और किसकी अध्यक्षता किसने की, उस बैठक की अध्यक्षता सचिंद्र सन्याल ने बैठक की। और वहाँ पर एक पार्टी का गठन किया गया। इस पार्टी का गठन किया गया जिसे हम कहते हैं HRA का। और इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, पूर्ण स्वतंत्रता और प्रत्यक्ष कार्यवाही। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही, ये इसका काम था। ठीक है भाई। और इसके बाद जो घटना घटी वो काकोरी कांड घटना घटी। अब उसको हम देखने देखने वाले हैं नेक्स्ट घटना, वह है 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को क्या घटना हुई, काकोरी कांड किया गया। अब इसमें हम बात करते हैं क्या हुआ था। तो इसमें हुआ था सहारनपुर। ठीक है, लखनऊ 8 डाउन मालगाड़ी लूट ये हुई थी। ठीक है भाई।
तो यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ 7 लोगों को जो है लंबी सज़ा सुनाई गई। ठीक है, 5 लोगों को आजीवन कारावास। ठीक है, और बिस्मिल अशफाक रोशन सिंह और राजेंद्र लाहाड़ी और को क्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। और यहाँ पर एक अच्छा हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है फरार हो गए थे यहाँ से। तो ये थोड़ा सा काकोरी कांड के बारे में थोड़ा सा देख लेना। यानी क्या था, 8-9 अगस्त को ये घटना हुई थी। एचआरए के सदस्य थे। ठीक है, किसके थे, एचआरए के सदस्य थे। उन्होंने काकोरी कांड किया था। सहारनपुर लखनऊ 8 डाउन मालगाड़ी लूट हुई थी। इसमें 7 लोगों को लंबी सज़ा, 5 लोगों को आजीवन कारावास। बिस्मिल खां, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी को फांसी की सज़ा दी गई और चंद्रशेखर जो है यहाँ से फरार हो गए थे। ये थोड़ी सी बात जो है यहाँ से आप देख लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद जो देखते हैं, इसके बाद कौन सी घटना घटी उनको भी देखते हैं, क्या घटनाएँ घटी गई थी। ठीक है भैया, तो आज टेंशन ना लो, आज क्लास कितनी भी लंबी होगी हम क्लास पूरी करेंगे यहाँ से, टेंशन ना लो। फिर इसके बाद घटना घटी गई 8 अगस्त को, यानी कि 8 नवंबर को घटना हुई। 8 नवंबर 1927 को क्या हुआ कि देश में जो है उत्पाद बढ़ता चला जा रहा था। इस चीज़ को देखते हुए जो है 1919 में एक मतलब करार किया गया था कि प्रत्येक 10 साल में जो है, यानी कि 1909 में कहा गया था कि प्रत्येक 10 साल में जो है संवैधानिक सुधारों के लिए जो है एक आयोग आएगा। ठीक है, जबकि 19 में आया, फिर अब आना था 29 में। तो ब्रिटिश सरकार ने जो है 10 साल की जगह 8 साल में ही ये भेज दिया था 1927 में। और इसे हम कहते हैं साइमन कमीशन। ठीक है, इसको भेजा गया, साइमन कमीशन को भेजा गया। और इसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्य ये आयोग था। सभी क्या थे, अंग्रेज। और इसी चीज़ को लेकर जो है यहाँ विद्रोह हुआ कि गो बैक साइमन। और इसको लेकर लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की गई और उनकी जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, उनकी जो है मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा था कि मेरे सर पर पड़ने वाली प्रत्येक लाठी जो है आपके ताबूत की एक कील बनेगी, आपके ताबूत की जो है एक कील बनेगी, ये वाली बात की गई। और अपनी रिपोर्ट साइमन कमीशन ने जो है वो कब प्रस्तुत की, वो करी 1930 में। और साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था, साइमन कमीशन ने ये कहा था, साइमन कमीशन के लोगों ने, कि यदि आप हमारे संवैधानिक सुधारों से अगर आप परिचित नहीं हैं तो आपको एक चुनौती दी जाती है कि आप एक संविधान बनाकर हमें दीजिए। एक चुनौती दी गई कि आप एक संविधान बनाकर जो है हमें दीजिए। ठीक है, हम उसको स्वीकारेंगे। तो वो नेहरू रिपोर्ट के रूप में आया था, वो आगे आ जाएगा, टेंशन ना लो। अभी हम क्रम से देख रहे थे इसको। तो साइमन कमीशन आ गया था इसके बाद। अगर हम इसके बाद में देखते हैं कि कौन हुआ था साइमन कमीशन के बाद में, तो एक इसी चीज़ का, लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए कह दो, या फिर देश में जो हिंसक घटना घटी थी उनको बदला लेने के लिए एक घटना हुई HSRA, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इस पार्टी की स्थापना की गई 1928 में। ठीक है, 1928 में इसका नेतृत्व किसने किया था, चंद्रशेखर आज़ाद ने। ठीक है, अब आज़ाद ने, इसके जो प्रमुख नेता रहे थे वो कौन रहे थे, भगत सिंह इसके प्रमुख नेता रहे थे। ठीक है भैया, इनकी भगत सिंह के नेतृत्व में जो है 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह राजगुरु ठीक है, भगत सिंह राजगुरु ने क्या कर दी थी, सांडर्स की हत्या कर दी थी। किसकी, सांडर्स की क्या कर दी थी, हत्या। ठीक है, वह अपनी निकाह में जा रहे थे, संभाल लो, ये क्या जा रहे थे, एंगेजमेंट में जा रहे थे, उनकी क्या कर दी थी, मृत्यु कर दी थी। ठीक है, फिर यहाँ पर इन्होंने काम करा था 8 अप्रैल 1929 को असेंबली बम विस्फोट, क्या करा था, असेंबली बम धमाका हुआ था। यानी कि बहरे कानों को सुनाने के लिए बटुकेश्वर दत्त
और भगत सिंह, और किसने, भगत सिंह ने ये काम असेंबली में खाली बेंचों पर जो बम फेंक कर किया था। ठीक है, उन्होंने कहा था, पर्चे फेंके थे और पर्चों पर लिखा हुआ था कि बहरे कानों को हमारी आवाज़ पहुंचाने का ये एक सीधा रास्ता है। ठीक है, और इसी चीज़ में जो है यहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी, यानी कि मजदूर बिल पर बात चल रही थी। किस पर, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर जो है बहस चल रही थी। ठीक है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर इन्होंने जो है यहाँ पर खाली बेंच पर बम फेंका था। ठीक है भैया, और जब ये काम हुआ तो 1929 में लाहौर षड्यंत्र हुआ। कब हुआ, 1929 में। इसके बाद क्या हुआ भैया, 1929 में क्या हुआ, लाहौर षड्यंत्र हुआ। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, उसके बाद में आगे बात करते हैं क्या हुआ था। 1929 में क्या हुआ था, 1929 में लाहौर षड्यंत्र हुआ। अब इसमें क्या हुआ, लाहौर षड्यंत्र में भगत सिंह पर मुकदमा, यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर, यानी कि भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चला दिया गया। ठीक है, और मुकदमा चला दिया गया और भैया भेदभाव को लेकर, ठीक है, क्या करा, और भेदभाव को लेकर, कैदियों के भेदभाव को लेकर जो है वो जतिन दास ने 64 दिन की जो है भूख हड़ताल करी। किसकी, 64 दिन की भूख हड़ताल की और उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इसी के चलते जो है भगत सिंह को इसी में क्या है 23 मार्च 1931 की फांसी की सज़ा दी गई। किसकी, फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है भाई, इतनी बात थोड़ा सा याद करो। आप इसको देखो जरा, मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें। ठीक है, जल्दी। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए क्या होता है। ये एकदम क्रम से बता रहे हैं हम आपको, सारी बातें जो है क्रम से, बिल्कुल टेंशन वाली कोई बात नहीं है, एकदम एक एक बात आपको जो है पूरे प्यार से बताई जा रही है, कोई घबराने वाली बात कुछ है नहीं। ठीक है, क्रम से बिल्कुल, कोई भी हम घटना इसमें छोड़ नहीं रहे, सारी घटनाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अगर एक ही क्लास देख लिया आपने तो आधुनिक इतिहास जो है आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। पूरी आधुनिक इतिहास की जो है ये कमर तोड़ना है हम पूरी तरीके से। ठीक है, बहुत बड़ी क्लास करने का मतलब यहाँ पर ये है, यही है हमारा टारगेट कि आप जो है पूरा निचोड़ सीख लो यहाँ से। ठीक है भाई, इसके बाद में क्या हुआ था, चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ था। किस पर हुआ था, चटगांव शस्त्रागार पर हमला। तो वो कौन थे, मास्टरदा जिसे कहते हैं। तो चेक करते हैं क्या था इसके बाद की घटना। चटगांव शस्त्रागार घटना, ठीक है, घटना हुई थी ये। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि सूर्यसेन, यानी क्या था, एक सूर्यसेन थे जिन्हें हम क्या कहते थे, मास्टरदा के नाम से इनको जाना जाता था। ये थे, इन्होंने 18 अप्रैल 1930 को ये घटना घटी थी। ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो पीछे हमने अभी एक छोड़ी थी क्रम, ये तो यहाँ तक था क्योंकि HRA की बात चली थी तो हमें उग्रवाद बात तक आना पड़ा। परंतु ये देखिए, जब साइमन कमीशन भारत में आया था, साइमन कमीशन ने एक चैलेंज दिया था कि आप एक संविधान बनाइए। तो उसी समय पर 8 सदस्यों ने मिलकर किसकी अध्यक्षता में अध्यक्षता किसकी थी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की। नेहरू रिपोर्ट तैयार की, और कब की नेहरू रिपोर्ट तैयार कब की, 8 अगस्त और 1928 को। ठीक है भैया, और अगर हम बात करें तो इससे 6 फरवरी 1931 में, यानी कि 6 फरवरी 1931 को क्या कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था, जिसके चलते अस्वीकार तो पहले ही कर दिया था कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में, परंतु इस डेट को अस्वीकार चलते जो है मोतीलाल नेहरू की जो है मृत्यु हो गई थी। यानी कि किसकी, मोतीलाल नेहरू की क्या हो गई थी मृत्यु, 6 फरवरी 1931 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी रिपोर्ट को जो है मना कर दिया था कि हमें ऐसी कोई रिपोर्ट चाहिए नहीं, अवहेलना कर दी थी इनकी रिपोर्ट की। कहाँ पर, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में, जो नेहरू एक कमेटी बनाई थी और जहाँ पर आपके रावी नदी के तट पर जो है ध्वज को फहराया गया था। ठीक है भाई, इस बात को लेकर जो है उनको सदमा लगा था और इनकी जो हो गई थी, क्या हो गई थी, यहाँ से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ था। कांग्रेस लाहौर अधिवेशन देख लेते हैं क्या था वो, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ठीक है भाई, तब हम देखते हैं कांग्रेस लाहौर अधिवेशन।
अधिवेशन, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन देखना चाह रहे हैं। अब ये कब हुआ था? 1929 में। 1929 में क्या था? नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया था। यानी कि अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू। तो इसमें क्या किया गया था? नेहरू रिपोर्ट को, पापा जी की रिपोर्ट को, अपनी नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। अस्वीकार कर दिया था और कहा गया था अब बिना प्रार्थना ऐसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। क्या कहा गया था? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी यहाँ पर। पूर्ण स्वराज है पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता, सॉरी, पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग यहाँ पर की गई थी। इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। और 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि को ध्वज फहराया, ठीक है, ध्वज फहराया गया इस डेट को, ठीक है भाई। आर्य बात समझ में? इतनी बात आपको यहाँ से कर लेनी है तैयार, ठीक है भाई। अब बताइए, इतनी बात आपको याद हो गई चाहिए, ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ याद करनी पड़ेगी, ठीक है। बताओ, अब जब ये काम हो गया 1931 में, ये काम अगर हो गया तो अब समझिए क्या होता है। अब समझिए क्या होता है, देखिए अब क्या होता है कि गांधी जी ने जो है ना, इतना काम होने के बाद में गांधी जी ने जो है अपनी 11 सूत्रीय मांग रखी थी। क्या रखी थी? जैसे हम कहते हैं गांधी सूत्री 11 सूत्रीय मांग, तो 11 सूत्रीय मांग, ठीक है, 11 सूत्रीय मांग रखी थी। किसने? गांधी जी ने। गांधी जी ने। और किसके सामने रखी थी? स्टैम्प पर लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन थे। और पीएम जो थे वो कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ये थे। इन्होंने जो है इन 11 सूत्रीय मांगों को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। जिसके चलते जो है 1930 में गांधी जी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 1930 में क्या करा? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उन्होंने तो कहा था कि मैंने तो फूल मांगा, आपको बदले में मिले पत्थर, इस तरीके से कुछ कहा था। तो यहाँ पर सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किया गया। और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन जो है नमक कानून के रूप में उभर का है। नमक कानून के रूप में जो उठकर आया यहाँ से, ठीक है भैया, इतना याद रखना। इसी बीच में जो हुआ था वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में, जिसमें गांधी जी ने, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। यहाँ पर कौन गए थे? एक तो गए थे तेज बहादुर सप्रू और दूसरे गए थे आपके एम.आर. जेकर गए थे। तो तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जेकर गए थे, ठीक है। परंतु इस सम्मेलन में जो है गांधी जी को कन्वेंस करने के लिए तेज बहादुर सप्रू और जेकर को भेजा गया कि गांधी जी को जो है कन्वेंस कीजिए, ठीक है, और इरविन को भी। तो अब ये जो होता है, इनको गांधी जी को कन्वेंस करने के लिए कि आप अपनी जितनी मांगे हैं वो ब्रिटिश सरकार के सामने रखिए, और उसको रखने के लिए आपको गोलमेज सम्मेलन में जाना पड़ेगा, ठीक है, और इस आंदोलन को बंद करना पड़ेगा जो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन है। तो उसी के बाद जो कहते हैं उसे कहते हैं गांधी इरविन समझौता। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था इसी चीज़ को लेकर। और किसके प्रयासों से हुआ था? प्रयास किसने करे थे? तो ये कर रहे थे आपके तेज बहादुर सप्रू ने, तेज बहादुर सप्रू, और किसने? एम.आर. जेकर ने करे थे। और ये किसके साथ? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसमें पक्ष रखे गए थे गांधी जी के भी। उन्होंने कहा था भविष्य में आप कोई भी आंदोलन नहीं करोगे। करे ठीक है। तो इन्होंने कहा था जितने भी हमारे सैन्य लोग हैं उनको, जो हिंसा का जिनके ऊपर मुकदमा नहीं है, आप उनको रिहा करोगे। तो उनको रिहा कर दिया था। बट भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की फांसी को ये मतलब नहीं कर पाए थे, क्योंकि कहने का मतलब था उनके ऊपर हिंसा का मुकदमा लगा हुआ था। इसी चीज़ को लेकर आज भी लोग जो है गांधी जी से हिंसा के मतलब पूरी तरीके से गलत तरीके से बिहेव करते हैं या उनको लाइक नहीं करते कुछ युवा दल जो है। तो वो अलग बात है, हम उनको अलग बात करेंगे, ठीक है। पूरा टॉपिक लेंगे, उस चीज़ को छोड़िए, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर अगर हम बात करते हैं तो 1931 में, ठीक है, 1931 में जो है, यानी कि 1931 में पहला तो हो गया। अब 1931 में ही जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। और इसमें कांग्रेस की तरफ से कौन गए? गांधी जी।
कौन गए? गांधी जी या सरोजिनी नायडू गई थी यहाँ से। ठीक है, पहले में तो B.R. अम्बेडकर तो हर में जा रहे थे, मगर यहाँ पर क्या था कि संवैधानिक स्थितियों को लेकर जो है गांधी जी की बात को माना नहीं गया और गांधी जी खाली हाथ लौट कर वहाँ से आ गए। तो गांधी जी ने आके यहाँ कहा था कि मैंने आपके ध्वज को जो है झुकने नहीं दिया और मैं खाली हाथ लौट के मैंने आपके सम्मान को बिकने नहीं दिया, इस चीज़ को दिया। और आके इन्होंने विलिंगटन से मिलने की बात करी, क्योंकि उस टाइम पर गवर्नर जो थे कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन थे। विलिंगटन से मिलने की बात करी उन्होंने, गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने। और गांधी जी से मिलने के लिए विलिंगटन ने कर दिया मना कि हम नहीं मिल रहे, क्योंकि गांधी जी इस चीज़ का वादा कर रहे थे, आपने जो समझौते किए थे वो तो हमारे पूरे वहाँ पर हुए ही नहीं। ठीक है, और अब हम आंदोलन करेंगे। जब गांधी जी से विलिंगटन नहीं मिले, तो गांधी ने क्या करा? द्वितीय सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। कब कर दिया था? द्वितीय सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने शुरू कर दिया 1932 में। और 1932 में जो हुआ तो इसी समय जो है इनको इसी चीज़ पर लेकर गिरफ्तार कर लिया गांधी जी को। और गांधी जी को कर लिया गया गिरफ्तार, क्योंकि गांधी जी से बात की गई थी अब भविष्य में कोई भी आप आंदोलन नहीं करोगे। और इन्हें कहाँ डाल दिया? यरबदा जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? यरबदा जेल में इनको डाल दिया गांधी जी को। ठीक है भैया। अब क्या होता है, जब इतना हो गया, यरबदा जेल में इनको डाल दिया गया, तो ब्रिटिश सरकार ने जो है फ़ायदा उठाया। ब्रिटिश सरकार ने फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा उठाने का मतलब क्या था कि जो हमारे क्या थे, मतलब दलित लोग थे। क्या थे? दलित लोग थे। उनको क्या काम करा उन्होंने? उनको क्या करा? कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा करी। और ये घोषणा ये थी कि जितने भी दलित थे उनको पृथक निर्वाचन पद्धति देना। ठीक है, ये था। अब इस चीज़ का तो गांधी जी को पता चलता है। ये कब की बात है? 1932 की। कब की बात है? 1932 की। जब इस बात का गांधी जी को पता चलता है तो गांधी जी क्या करते हैं? यरबदा जेल में क्या कर देते हैं? अनशन शुरू कर देते हैं। अनशन, क्योंकि इनको पता चल जाता है कि ब्रिटिश वालों की जो है ये नीति है। अभी ब्रिटेन वालों की क्या है? नीति है कि फूट डालो, राज करो। अभी मुस्लिम और हिंदुओं को अलग किया गया था पीछे 1908 में। अब जो है ये हिंदुओं को अलग कर रहे हैं, इनमें भी दलित वर्ग बनाकर। ठीक है, इनको अलग कर रहे हैं। ठीक है भाई। और इसी बीच को लेते हुए जो है सभी लोगों के प्रयासों से, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे नेताओं के प्रयासों से जो है वो 1932 में, यानी कि सितंबर 1932 में B.R. अम्बेडकर और वह गांधी जी का एक समझौता किया गया, जिसे हम कहते हैं पूना पैक्ट। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इनके सामने बातें रखी गई तो B.R. अम्बेडकर जो है इस चीज़ से जो हो गए, वो कन्वेंस हो गए कि चलो ठीक है, हम जो है कम्युनल अवार्ड के लिए हाँ नहीं करेंगे। ठीक है, हम उसको नहीं मानेंगे, मगर आप उसके लिए क्या करोगे? तो अब उनके आगे जो है वो दलितों के उत्थान के लिए बहुत से काम करते हैं। दलित समाज की स्थापना करते हैं, हरिजन पत्रिका निर्माण करते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम करते हैं। अब जो हम देखते हैं, गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम दिया। पहली बात तो ये, दलितों को हरिजन नाम दिया। यहाँ से आप याद रखो थोड़ा सा। ठीक है, क्या दिया? दलितों को क्या नाम दिया? हरिजन की। आप कोई ना दलित नहीं कहेगा, आप कौन कहेगा? हरिजन। फिर यहाँ पर हरिजन उत्थान 1932 में शुरू किया। अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन, अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन शुरू करे। ठीक है, हरिजन सेवा संघ की स्थापना करी। फिर अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की शुरुआत की। ठीक है, और हरिजन पत्रिका, यानी कि साप्ताहिक पत्रिका हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, तो इतना काम जो किया वो हरिजनों के उत्थान के लिए गांधी जी ने किया। पूना पैक्ट के बाद दलितों को हरिजन नाम दिया, हरिजन उत्थान सेवा शुरू की कब? 1932 में। अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन शुरू किया और हरिजन सेवा संघ की स्थापना की और अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की शुरुआत की और साप्ताहिक पत्रिका हरिजन
पत्रिका का प्रकाशन किया। तो इतना काम किया गया था इनके द्वारा, ठीक है। इसके बाद में हुआ क्या है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। क्या होता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इनके बाद बेटा क्या होता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है। इसकी बात कर देते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये कब होता है, ये 1932 में होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बिल पेश किया गया था भारत सरकार तरफ से, भारत की तरफ से क्या किया गया था, एक बिल पेश किया गया, कब, 1935 का, जैसा क्या कहा गया, 1935 का भारत शासन अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया, भारत शासन अधिनियम 1935 कहा गया, 1935 का स्वीकृति दी थी, ठीक है। इसी बीच में एक घटना और घटी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1936 में गठित हुई, 1936 में। फिर यहाँ पर एक गठन हुआ, प्रांतीय चुनाव किए गए, और जिसमें 11 प्रांतों में 5 पूर्ण बहुमत मिला। पूर्ण पे क्या मिला, बहुमत मिला। तो इतनी बात आपको यहाँ से याद कर लेनी है, ठीक है। इसके तत्पश्चात क्या होता है उसको देख लेते हैं, क्या हुआ था इसके तत्पश्चात हुआ था त्रिपुरा संकट, जिसे हम जानते हैं त्रिपुरा संकट। थोड़ा जल्दी करेंगे, क्लास बहुत लंबी होगी। त्रिपुरा संकट, ठीक है, बरसात भी शुरू हो गई है। त्रिपुरा संकट 1938, इसे जानते हैं। अब ये संकट जो है त्रिपुरा क्या था कि देखिए 1938 में पहली बात ये कि 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, सुभाष चंद्र बोस बने। तो पहली बात तो ये हो गई। फिर 1939 में त्रिपुरा में कौन बने, सुभाष चंद्र बोस बने, और हारे कौन, पट्टाभी सीतारमैया हारे। और इनकी हार को गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार बताया। और जब गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार बताया तो सुभाष चंद्र बोस को ये बात अच्छी नहीं लगी। गांधी जी ने अपनी व्यक्तिगत हार बताया, और सुभाष चंद्र बोस जो है अपना इस्तीफा देने के बाद जो है वह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं कांग्रेस में से ही। ऐसी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1939 में, ठीक है। और इस समय पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं वो कौन हो जाते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। तो यहाँ तक की बात थी, ठीक है भाई। अब इसी समय जो है शासन चल रहा था, 39 की बात है, देश में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। और गवर्नर जो बन गए थे लॉर्ड लिनलिथगो बन गए थे। तो कौन बन गए थे, लॉर्ड लिनलिथगो। अब लॉर्ड लिनलिथगो की तरफ से एक आया था अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव आया, और कब आया ये, 8 अगस्त 1940 को। क्या था ये था द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता के लिए। अब गांधी जी ने पहले तो मना कर दी थी, ठीक। गांधी जी ने पहले ही विश्व युद्ध में तो सहायता दे दी थी, परंतु अब नहीं करेंगे, क्योंकि अब फिर पहले से कुछ हासिल नहीं होता, अब क्या हासिल होगा। तो गांधी जी ने बिल्कुल मना कर दी, जिससे कि जनता ना परेशान हो, जनता को ऐसा ना लगे कि भारतीय लोग जो है साथ कर रहे हैं। इसी बीच जो है क्या करा था, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। कब शुरू कर दिया, ये 1940 में। कब, 17 अक्टूबर 1940 को उन्होंने शुरू कर दिया। और यहाँ नारा दिया, दिल्ली चलो। क्या चलो, दिल्ली चलो। ये नारा दिया कि जिससे कि जनता को लगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम ब्रिटिश सरकार के साथ नहीं हैं, ठीक है भाई। और इस चीज़ को देखते हुए, समस्या को देखते हुए, सारी बातों को देखते हुए जो है, ठीक है, 23 मार्च 1942 को, कब, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन। कब भैया, थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। 23 मार्च 1942 को, कब, 23 मार्च 1942 को जो है क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। कब, क्रिप्स मिशन भारत आया। कब आया, क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक है भाई। क्रिप्स मिशन भारत आया। ये क्यों आया था भारत, सबसे पहली बात है क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि जापान की बढ़ती शक्ति
को देखकर ऑस्ट्रेलिया, कौन, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका दबाव बना रहे थे किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाए थे भारत को स्वतंत्र करने के लिए, क्या करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए। क्योंकि उधर जो था जो थे भारत, जापान से जो थे भारत के तरफ से सुभाष चंद्र बोस जो थे जापान से आज़ाद हिंद फौज में सेना में भर्ती हो गए थे। ठीक है, सेना में भर्ती हो गए थे। इस चीज़ को देख कर जो है यहाँ पर बिस्टल चर्चिल ने एकल सदस्य ये क्रिप्स मिशन भेजा था, केवल एक ही। ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स, कौन आए थे इसमें, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, क्रिप्स इनकी अध्यक्षता में जो है ये आए। ठीक है भाई, इतनी बात याद रखना है। 23 मार्च 1942 को हुआ था ये। ठीक है, क्रिप्स मिशन आया था, क्यों आया था, जापान की बढ़ती शक्ति को देखकर ऑस्ट्रेलिया, चीन और अमेरिका ने जो है ब्रिटेन पर दबाव बनाया भारत को स्वतंत्र करने के लिए। बिस्टर चर्चिल ने एकल सदस्य का भेजा स्टेफोर्ड क्रिप्स के। ठीक है भैया, इतनी बात आ चुकी है। इसके बाद में कुछ 2-4 छोट-छोट घटनाएं और देख लेते हैं। क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है भाई, इस अगस्त प्रस्ताव में उन्होंने ये कहा था, कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में आपको ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, सुविधा देंगे, आज़ाद कर देंगे। तो गांधी जी ने कहा था ये उत्तर देनांकित चेक है जिसकी किसी अवधि का पता नहीं है। ठीक है, इसी वजह से जो है फिर गांधी जी ने इस चीज़ को देखते हुए क्या करा था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। कब शुरू किया, 1942। कब किया गया, अगस्त 1942 में, अगस्त 1942 को शुरू किया गया। और इसी के चलते जो है बहुत बढ़ चढ़ के आगे आया और आज़ाद हिंद फौज के सेनापति के रूप में कौन, 1943 में किसे चुना गया, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, परंतु क्या हुआ कि जापान की शक्ति जापान हार गया। ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि आज़ाद हिंद फौज को समर्पण करना पड़ा। और आज़ाद हिंद फौज को समर्पण करने के बाद में वहाँ के जो कैदी थे, जो उनके आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, उन पर लाल किला मुकदमा चला। पता चला कौन था लाल मुकदमा था, ये 1945 में चला। और इसकी जो पैरवी की थी वो किसने की थी, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पैरवी जो की थी वो किसने की थी, भोलाभाई देसाई ने की थी। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू ने की थी। किसने, तेज बहादुर सप्रू ने की थी। और किसने की थी, पंडित नेहरू ने की थी। अब इसमें जो विवादित थे वो कौन थे व्यक्ति, एक तो थे शाहनवाज। ठीक है, एक व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति जो थे वो कौन से थे, थोड़ा इनको देख लो किनके ऊपर मुकदमा लगा हुआ था। तो गुरु बख्श सिंह थे। तीसरे जो थे वो कौन थे, वो थे आपके प्रेम सहगल। कौन थे, प्रेम सहगल थे। तो 3 व्यक्ति थे, प्रेम सहगल, गुरु बख्श सिंह और शाहनवाज। इनका जो पैरवी की थी भोलाभाई देसाई ने, तेज बहादुर सप्रू ने और पंडित नेहरू ने की थी। लाल किला मुकदमा इसी को कहते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। चलिए तो आगे देखते हैं क्या है। 1945 में बेबल योजना आ गई थी। ठीक है, कौन आ गई थी, बेबल योजना। उसको देखते हैं क्या है बेबल योजना, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं क्या है उसको देख लेते हैं बेबल योजना। ठीक है भैया, थोड़ा जल्दी करो क्योंकि क्या है भैया, बेबल योजना 1945। इसमें क्या था कि लिनलिथ गो के स्थान पर लॉर्ड बेबल आ गए थे। ठीक है, कौन गवर्नर बन के आ गए थे, लॉर्ड बेबल आ गए थे। और इन्होंने कार्यकारिणी परिषद की गठन की बात करी थी। क्या करी थी, मुख्य कार्य था कार्यकारिणी परिषद की गठन की बात की थी इन्होंने। ठीक है, उसके बाद में क्या था, कैबिनेट मिशन। क्या आया था, कैबिनेट मिशन 1946। क्यों हुआ था कैबिनेट में मोस्ट भैया, क्योंकि 1946 में जो है ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी। किसकी, लेबर पार्टी की।
क्योंकि वहाँ पर 2 पार्टी थी, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी और एक थी लेबर पार्टी। ठीक है, पार्टी बनी और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने, यहाँ पर एटली प्रधानमंत्री बने, क्लीमेंट एटली एटली पीएम बने। और उन्होंने भारत के उत्थान के लिए जो है 3 सदस्यीय निकाय भेजा, जिसे हम कह सकते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, दूसरे AB अलेक्जेंडर और तीसरे जो थे वो कौन थे आपके, पैंथिक लॉरेंस। ठीक है, ये 3 व्यक्ति थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस थे। ठीक है, और इसके बाद में इनका मतलब था संविधान सभा का चुनाव कराना। क्या था, संविधान सभा का चुनाव कराना। ठीक है, भारत में संविधान सभा का निर्माण कराना, ये था इनका लक्ष्य। तो दोस्तों हमने जो कवर किया है यह एक मैराथन क्लास के चलते जो है लगभग 1885 से लेकर 1947-46 तक की जो है सभी घटनाओं को क्रमवार देखा है। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। ठीक है, जो चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो ऐसी मैराथन क्लासों को देखने के लिए, क्योंकि हम सभी सब्जेक्टों में जो है आपको पूरी तरीके से तोड़ कराने वाले हैं सभी सब्जेक्टों का, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे नंबरों से आपको सफलता मिले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।